हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के सेकंड पाली का पेपर हल कर रहे हैं। ये आपका पेपर 5 मार्च को 2023 में हुआ था और ये आपका स्लॉट देखिए सेकंड है, क्योंकि उस समय पेपर 2 पालियों में होता था बच्चे ज़्यादा होने के कारण। अब जो आपका दिसंबर 2023 का पेपर हुआ है यह सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ है। तो आइए हम लोग पेपर हल करते हैं और देखते हैं कि आपका पेपर कैसा आया था और उसकी प्रकृति क्या थी। तो सबसे पहले देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके भाषा विज्ञान यूनिट 1 से पूछा गया प्रश्न है। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि अनुनासिक व्यंजन जो हैं वो कितने होते हैं। तो ये बहुत सा साधारण सा प्रश्न है, इसको आप सभी लोग जानते हैं कि जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो 5 होते हैं, जैसे अंगा, इया, उसके बाद आपका अड़, म, ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1951, 1953, 1955, 1957। तो आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर जो प्रश्न आपको कठिन लग रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रश्न बना रहेगा कि हाँ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? ये भी आपके भाषा विज्ञान का प्रश्न है। और बताइए बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं। देखिए बोलियों की उपबोलियों से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो बुंदेली की जो उपबोलियां हैं वो भदौरी, बनाफरी, खटोला। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? तो आप लोग बताइए कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह स्टेटमेंट दिया था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर दास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को स्थापित करने में हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि मान लीजिए आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, कबीर के स्टेटमेंट से दिया गया है, अगर ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और नहीं आने की अवस्था में आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही ट्रिक कर देंगे, तो ये मान के चलिए कि 95% तक आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है?
आप लोग बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और सही उत्तर का चयन करें आप लोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी। देवी शंकर अवस्थी ने नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का संपादन किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाभारत के अंतिम अंश के आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। तो महाभारत के अंतिम अंश को आधार बना करके कौन सा नाटक लिखा गया था? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये अंधा युग नाटक लिखा गया था। 18वें दिन का जो संध्या के समय का जिक्र इसमें किया गया है और उसी कथा को लेकर के अंधा युग नाटक लिखा गया है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह परीक्षा गुरु से भी पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि यह किस उपन्यास को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसको निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास है, इसी के संदर्भ में यह कहा गया कि यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पहले लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसको प्रथम उपन्यास होने का श्रेय नहीं मिल सका। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है। ये लक्षणा मूला ध्वनि के भेद पूछा गया, काव्य शास्त्र से पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। ये लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? तो भामा ने समस्त अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार को माना है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो श्रीमती एनी बेसेंट का आगमन 1893 ईस्वी में हुआ था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। ये वैचारिक पृष्ठभूमि से पूछा गया प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। आपको ये नहीं लग रहा है कि सभी प्रश्नों में ऑप्शन 3 ही क्यों सही हो रहा है? पता नहीं, बाकी इस सेट का देखिए ज़्यादातर प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो यह आपका हो जाएगा स्टेटमेंट प्रेमचंद का। प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ में अध्यक्षता किए थे और ये प्रगतिशील विचारों के वाहक भी हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक समाचार पत्र। पत्र 3 प्रकार का होते हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धमासिक, वार्षिक, 5 प्रकार के। तो इस तरह से आप लोग बताएंगे कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समाचार सुधावर्षण। यह दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक का मतलब हो जाता है ना कि जो रोज निकलता हो, जो पत्र रोज निकलता है वो दैनिक हो जाएगा। साप्ताहिक का मतलब होता है जो सप्ताह में 1 दिन निकले,
मासिक का मतलब होगा जो एक महीने में एक बार निकले, और अर्धमासिक का हो जाएगा जो 15 दिन पर निकले, उसको पाक्षिक भी कर देते हैं। और वार्षिक का मतलब हो जाएगा जो 1 साल पर निकले एक बार। आइए हम आगे देखते हैं। असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? ये अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा से लिया गया प्रश्न है, और उस कविता के मूल टेक्स्ट से यह पूछा गया प्रश्न है, और आपको बताना है कि असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया था? धर्मकीर्ति, वज्रकीर्ति, कीर्तिप्रभ, आंभिक। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सही उत्तर का चयन करें। तो उन्होंने वज्रकीर्ति को याद किया था। अगला प्रश्न है कि सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कृष्ण, उद्धव, नंद और अक्रूर। तो ये उद्धव को संकेत करता है, क्योंकि गोपियां उद्धव को ही कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। अगला प्रश्न देखते हैं, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? तो आपको बताना है कि शासन की बंदूक जो कविता है नागार्जुन की, वो किस छंद में लिखी गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह दोहा छंद में लिखी गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनि है कै नाहि यह प्रगट कहावत, जो काहू कल्पाय हैं सु कै कल्पाय हैं। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। तो काहू कल्पाय हैं, असु के कल्पाय हैं, तो यानी कि आपके सामने यमक अलंकार मौजूद है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ है। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा, और ये आपके बिहार के एक आंचलिक मतलब गांव मैरीगंज की कथा इसमें लिखी गई है। तो आपको इसमें बताना है कि दामुल हौज का अर्थ क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। दामुल हौज का मतलब है कि आजीवन कारावास। उन लोगों को आजीवन संथालों को कारावास हो गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे जैसे उच्च व स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा? तो आप लोगों से भूमिकाओं से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी उपन्यास पढ़ने से पहले आप उनकी भूमिकाएं जरूर देख लीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आप सही उत्तर का चयन करें। तो यह आपके राग दरबारी का भूमिका में लिखा गया स्टेटमेंट है, जिसको कि श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? तो आप लोग अगर यदि उपन्यास पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कुछ उपन्यासों में गीतों का प्रयोग किया गया है। और जैसे कि मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उपन्यास को याद ही करें। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं उपन्यास के बारे में, तो कुछ चीज़ें आप अनुभव के आधार पर भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो यह सही उत्तर हो जाएगा तमस। तमस उपन्यास में यह छंद आया हुआ है।
आइए हम लोग प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सही उत्तर का चयन करें। तो यह महामाया भैरवी का कथन है। यह बाणभट्ट की आत्मकथा है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, उसी का स्टेटमेंट यह लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताएंगे कि यह किस कहानी से लिया गया कथन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह पिता कहानी से लिया गया कथन है, क्योंकि उसके पिताजी अपने पुराने सोच विचार में और पुराने जिद को ले करके बैठे रहते हैं, गर्मी में पसीने से भीगते रहते हैं, लेकिन कभी पंखे के नीचे नहीं आते हैं। उनका बच्चा इसको देख करके बहुत परेशान रहता है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? यह चीफ की दावत से पूछा गया प्रश्न है। यदि चीफ की दावत कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो जो चीफ था वो माँ के हाथ की बनी फुलकारी को देख करके प्रसन्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं आया है? जैसे प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। इससे आप जल्दबाजी में यदि रहेंगे तो गलती हो जाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं आया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही। ये पहला ऑप्शन जो है वो तीसरी कसम कहानी का गीत नहीं है। बाकी ये गीत रेणु जी का ही है, लेकिन तीसरी कसम कहानी में नहीं आया। नानी नानी दत्तवा पातर ठोड़वा छटके जैसन बिजलिया है बाबूजी, इस तरह से है पूरा। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके तीसरी कसम कहानी में आए हैं। जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी हमरा पर हो खुशहाई है मैया, हमरा पर हो खुशहाई। नोनमा चटाई काहे नहीं मारली सौरी घर, सजन रे झूठ मती बोलो खुदा के पास जाना है। ये तीनों जो गीत हैं वो तीसरी कसम कहानी में आए हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताएंगे कि किस आलोचक ने नाथपंथी और सिद्धों को लेकर के यह स्टेटमेंट कहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास में नाथपंथियों और सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनको शामिल नहीं किए थे। उनका मानना था कि ये सब चीज़ें सिर्फ धर्म प्रचार के लिए लिखी गई हैं, ये साहित्य से इसका सरोकार नहीं है। आप लोग शुक्ल जी का इतिहास जरूर पढ़ें, क्योंकि शुक्ल के इतिहास के बिना आप अधूरे हैं और शुक्ल के इतिहास के बिना हिंदी अधूरी। शुक्ल के बारे में बहुत बातें हैं, बाद में होगी, पहले आप प्रश्न हल करिए। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा के लिए, विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया?
तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन है और आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा पर्णदत्त। यह स्कंदगुप्त नाटक में पर्णदत्त ने कहा था। तो आप देख रहे हैं कि नाटकों के जो स्टेटमेंट हैं, कौन सा पात्र ने कौन सा नाटक में क्या क्या बोला है, ये सब भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको भी तैयार करिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं था। तो जयमाला जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र नहीं है, यह स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। बाकी एलिस, लीला और नीला ये चंद्रगुप्त की पात्र हैं। तो इसको लेकर के आप थोड़ा कन्फ्यूज मत रहिएगा, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि इसको बहुत लोग गलती करते रहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब सही उत्तर का चयन करें। तो ये कथन है ओम शिवपुरी का। आजकल नाटकों से कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कौन सा नाटक का सबसे पहले मंचन किसने किया था, किस डायरेक्टर ने किया था, या उस नाटक की भूमिका में कोई स्टेटमेंट आ गया वो पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको लेकर के थोड़ा पहले से तैयार रहिए, नहीं तो आप लोग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किससे कहा? तो आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसने किससे कहा, वो भी अंजू दीदी नाटक में। तो जो अंजलि थी वो अनिमा से कहती है कि ऐसा ऐसा हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। आइए हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32 और कोशिश करते हैं कि सही उत्तर का चयन कर सकें। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरी क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो ये 4 नक्षत्र दी गई हैं और आपको बताना है कि निबंध में निबंधकार ने क्रोध मेरी खुराक है ये स्टेटमेंट किस नक्षत्र से जोड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि निबंध को आपको ऐसे पढ़ना होगा कि उसमें आए हुए स्टेटमेंट भी आपके दिमाग में चलते रहें। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक पढ़ाई की तरह आप पढ़ाई करें और चाहें कि आप नेट के पेपर में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। बाकी आप पीजी कर लिए होंगे या कर रहे होंगे, नेट का पेपर दे रहे होंगे, लेकिन नेट की सफलता के लिए अलग स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। यह जो स्टेटमेंट है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संबंध में निबंधकार ने कहा है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारे नए नए कवि पैदा हो रहे हैं उनके बारे में कहा गया यह कथन है कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध में कहा गया है? तो यह आपके
मजदूरी और प्रेम निबंध में कहा गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध नहीं है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि विवेकी राय के सभी निबंध जब याद रहें तभी आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विवेकी राय का निबंध नहीं है, या ये रहे कि आपको उसके विपरीत प्रश्न आ रहे हो कि अच्छा ये निबंध विवेकी राय का नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कि कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हर बारिश में। बाकी फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, ये तीनों निबंध आपके विवेकी राय के हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? तो संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध लिखा गया है उस निबंध में कौन सा निबंध शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो शीरीष के फूल जो निबंध है वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी अशोक के फूल, विचार वितर्क, मेघदूत, एक कहानी, पुरानी कहानी, ये तीनों निबंध आपके संस्कृति और सौंदर्य निबंध में शामिल है, निबंध संग्रह में शामिल है। आई थिंक ये 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? तो वे ललित गद्य का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी लेख, गद्य प्रबंध, निबंध इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, और थोड़ा जल्दी ही देखते हैं क्योंकि आप लोग बोर भी हो रहे होंगे। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो आपके सामने 4 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह कथन किस पुस्तक में है। तो यदि आप किताबों को पढ़े होंगे तो आपके ध्यान में आ रहा होगा, अच्छा ये चीज़ें तो संस्कृति के 4 अध्याय में कही गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम आगे देखते हैं। ठाकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? जो ठाकुरी बाबा रेखा चित्र है उसको महादेवी वर्मा ने किस संग्रह में संकलित किया? तो ये आपकी स्मृति की रेखाएं में संकलित है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरत चंद्र की जो जीवनी है आवारा मसीहा, यदि आप उसको पढ़े होंगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा कि उन्होंने व्यास को पहला कवि माना है और उसके बाद भारत का सर्वोत्तम कवि रविन्द्रनाथ जी को माना है। आइए हम आगे पढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही स्थान था मेरे लिए नटनिया का। ये कथन किसका है? तो आप लोग जानते हैं कि यह कथन मुर्दहिया आत्मकथा से लिया गया है, जिसको कि तुलसी राम ने लिखा था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी राम। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न आपके है कि देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन कौन से देवनागरी लिपि के संबंध में मिलते हैं। तो देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, ये अच्छी बात है, करेक्ट है। उसके बाद गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा, ये भी सही है।
उसके बाद ये नागरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी इसका नाम पड़ा, ये भी सही है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमको 3 ऑप्शन चूज करना था, जिसमें बी, सी और डी। बी, सी और डी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। तो आपको 3 ऑप्शन करेक्ट करके बताना है क्या क्या वैषम्य दोनों में मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। ये करेक्ट है। अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर अ औ के रूप में उच्चारित होते हैं। ये भी सही है। उसके बाद अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा प्रसर्ग जोड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ये आपके भाषा विज्ञान से पूछा गया प्रश्न है। अवधि और ब्रज के विकास को अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको व्याकरणिक तौर पर देखने को मिल जाएंगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपके सामने 5 विकल्प दिए गए हैं और जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में पहला जगह प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रायदास द्वारा की गई। ये सही है। उसके बाद कबीर परचई में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया। ये भी सही है। उसके बाद दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है। और उसके बाद निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चिड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, बाकी और सभी स्टेटमेंट गलत है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करिए। नाटक और रंगमंच से संबंधित ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, बी और डी। अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ। इसके परिवर्तित नवीन रूप के बाद लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। ये सही है। उसके बाद पुराण कथा पर आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला नाटक में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। ये भी सही है। प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए। ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चयन करिए। तो आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी
इलिया एहरेनबुर्ज ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की, ये भी सही है। उसके बाद हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा रूपा दिसंबर 1938 से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए, सी और डी। ए, नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। उसके बाद इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता है, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। और इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक अधान पात्र की भांति होता है। तो इस तरह से आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार करिए। बिंब और प्रतीक से मिला करके ये कथन पूछे गए हैं, तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही उत्तर क्या होगा वो बताइए आप लोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणता एवं उत्तेजनता में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। और उसके बाद प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बी, सी और ई आपका सही उत्तर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही तथ्य का चयन करना है। ये आपके वैचारिक पृष्ठभूमि से पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग सही उत्तर का चयन करके बताइए कि क्या ऑप्शन आपके सही होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। पहला, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, बिल्कुल सही है। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, ये भी सही है। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन का 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 3 सही ऑप्शनों का चयन करना है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी, सी और ई। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे और वे मूलतः व्यक्तिवादी, युक्तिवादी और नैतिकवादी धर्मानुयायी बने रहे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन से संबोधन किए हैं? तो इसमें निराला जी ने सरोज के लिए धन्य, सुचिते और गीते, इन तीनों संबोधनों का प्रयोग किया है, यानी कि ए, सी और ई। ए, सी और ई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? तो भारत भारती में कौन कौन से उपशीर्षक निहित हैं उसके वर्तमान खंड में? वर्तमान, अतीत और भविष्य नाम से 3 खंड हैं भारत भारती के। तो उन तीनों खंडों में
जो वर्तमान खंड है उसमें कौन कौन से उपशीर्षक है? तो आपका कृषि और कृषक है, शिक्षा की अवस्था है और दुर्भिक्ष, ये तीनों उपशीर्षक है, यानी कि बी, सी और ई। बी, सी, ई, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। तो भूल गलती कविता में अल गजाली और इब्ने सीना, अल बरूनी, इन तीनों लोगों का जिक्र हुआ है, यानी कि सी, डी और ई। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मानस का हंस उपन्यास के पात्र है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मानस के हंस उपन्यास में कौन कौन से पात्र निहित हैं। गौण पात्रों को लेकर के यह प्रश्न बन गया है। आपको सही सही उत्तर का चयन करना है। तो उसमें अब्दुल्ला बेग भी थे, मोहिनी बाई भी थी और मेघा भगत भी थे, यानी कि बी, सी और डी। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। अब झूठा सच उपन्यास में 3 स्त्री पात्र जो मौजूद हैं उसको आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो झूठा सच में आपकी पूरनदेवी, आपकी सीलो और आपके बंती, ये तीनों पात्र झूठा सच में मौजूद हैं। तो 55 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, डी और ई। बी, डी और ई, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। आपके बंटी उपन्यास में कौन कौन से बच्चे पात्र आए थे? तो एक जोत आया था, उसके बाद अमी आया था और टीटू, ये तीनों आए थे, यानी कि बी, सी और डी। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर के संबंध में विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जो आपकी व्यंग परक कहानी है उसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी कि आपके माता दिन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश मिला था। माता दिन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। और चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों में संदर्भ पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि पहला ऑप्शन है कि अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित थे। ये गलत है, क्योंकि एक वो लड़का रहता है छोटा सा बच्चा, उसकी स्टोरी चित्रित इसमें की गई है। उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के सम्मान की अभिव्यक्ति मिली है, तो ये सही है। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है, तो ये भी सही है, क्योंकि वो मुंह अपना ढके रहती है और ट्रेन में बैठ करके महिलाएं उसका मजाक उड़ाती हैं। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है, तो नहीं, ये
वो एक बोरी अनाज चोरी कर लेती है जो राही रहती है और भूख से पीड़ित रहती है वो अपने बच्चों को भोजन के लिए। उसके बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन की जो महिला रहती है अनीता, उससे मुलाकात होती है जेल में। तो उस कहानी का चित्रण है, तो उसमें गांव और शहर का वर्णन नहीं है, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व को लेकर के और इस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश की पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावपूर्ण कहानी है, तो ये भी सही है। यानी कि बी, उसके बाद सी और ई, बी, सी और ई, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। तो पहला ऑप्शन है कि महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं, तो ये सही है। उसके बाद दूसरा है कि अंधेर नगरी में पहले अंक का स्थान बाजार है, नहीं, पहला स्थान है बाह्य प्रांत। बाह्य प्रांत से ये दोनों अंदर आते हैं तब जाकर के आपके नाटक का प्रारंभ होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ था, तो ये सही है। इसके तीसरे अंक का नाम जंगल है, ये भी सही है। और इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है, तो ये गलत है। 6वें अंक का स्थान शमशान है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ए, सी और डी, ए, सी और डी, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार करिए। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि आपका जो भारत दुर्दशा नाटक है उसमें कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि आपका ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ था, ये सही है। उसके बाद इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग, नहीं, इसका जो 5वां अंक था वो किताब खाना था, तो इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी सही है। और उसके बाद जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया, तो ये भी सही है। और भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इन कथनों पर विचार करते हुए बताना है कि अंधा युग के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला है कि इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता और मानवीयता विकृति कुंठा वैयक्तिकता एवं सामूहिक विघटन को सजीव चित्रण मिला है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सभी ऑप्शन में है। उसके बाद इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का श्राप में गांधारी कृष्ण को श्राप देती है। तीसरा अंक जो है इसका वो अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, तो इस तरह से ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी कि जिसमें बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव मिलता है, तो जैसा कि ये सही बात है, इसमें इस नाटक में इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव मिलता है, तो ये सी सही है, तो यानी कि ये आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद
इसमें ऋषि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये भी गलत है, यानी कि डी भी गलत हो गया, इसलिए ई सही हो गया। अंधा युग में किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है, ये सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। तो कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी, तो ये सही है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। तो इसलिए आपका सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जब ए ऑप्शन सही है तो आपके सामने देखिए बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसलिए मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, यह उनकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवन का प्रतीक है। उसके बाद बचता है डी और ई। आपके सामने डी और ई 2 ऑप्शन बचते हैं। तो विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को, ये आपके निबंध में दिया गया है। तो इस तरह से ई ऑप्शन आपका सही हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एलिमिनेट करके यदि आप प्रश्न को करेंगे तो प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। बाकी यदि आप उस तरह से पूरे प्रश्न को करने चले जाएंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे और आपके प्रश्न सही होने के चांसेस तो मान लीजिए बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका जो समय है वो ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप लोग इस मेथड का यूज करिए और जल्दी से जल्दी सही करने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, डी और ई, यानी कि ठाकुर यादवेंद्र सिंह ने कहानी संग्रह से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली। उसके बाद बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे, ये भी सही। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्मृति की रेखाओं से पूछा गया स्टेटमेंट है और उसमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं। आपके सामने 5 ऑप्शन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस पुस्तक में सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे हैं। इसके बाद इस पुस्तक में सभी पात्र समाज के निम्न वर्णों से हैं। इसके बाद इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। तो ये आपके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आइए हम आगे देखते हैं। भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भोला राम का जीव जो व्यंग कहानी है हरिशंकर प्रसाद ने लिखा है, उसके कहानी से ये कथन दिए गए हैं और उसमें बताना है कि क्या क्या कथन आपके सही है। तो पहला है कि इसमें जीव और परमात्मा के संबंध पर विचार किया गया है। तो जैसा कि ऐसा कुछ है नहीं, वो भोला राम का जीव दब गया था फाइलों के बीच में। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग की निर्मित की गई है, ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है और बी ऑप्शन आपके एक ही में है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें सरकारी कार्यालय में पनप रहे भ्रष्टाचार का भी चित्रण है, यानी सी ऑप्शन, और इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है, ये भी सही है। आइए हम आगे देखते हैं। ये आपके भाषा विज्ञान से प्रश्न है और आपको बताना है कि कौन कौन सी ध्वनियाँ कहाँ से उच्चारित की जाती हैं। जैसा कि तालव्य जो ध्वनियाँ हैं वो आपका
कंठ, उसके बाद तालु, यानी कि च छ ज झ। ए का 3, ए का 3 आपके 2 ऑप्शन में है। उसके बाद मूर्धन्य, तो जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं उसमें ट ठ ढ ढ, तो यानी कि बी का फर्स्ट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद कंठ ध्वनियाँ क ख ग घ, ये हो जाएगा। उसके बाद वस्य ध्वनियाँ ल ह न न। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही रचनाकार का चयन करना है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा सही उत्तर होगा। मुसद्दत और भारती की सांस्कृतिक भूमिका, यह मतलब ये आलोचनात्मक निबंध किसने लिखा है। तो ए का आपका सही हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ए का 4, और ए का 4 आपके 2 ऑप्शन में है। उसके बाद बी का फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बी का फर्स्ट दोनों में दे रहा है, तो यानी कि बी का फर्स्ट में मिलान कर लेते हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष, गजानन माधव मुक्तिबोध का। उसके बाद सी का भारतीय रंग दृष्टि की खोज, तो ये नेमीचंद जैन का है, तो सी का 2। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। कवि कै बोल खरग हिरवानी, ये आपके विजय देवनारायण साई का। आइए हम सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए रिचर्ड्स ने क्या लिखा था, आप लोग बताइए। तो आइए रिचर्ड्स ने बियॉन्ड की रचना की थी। उसके बाद टी.एस. इलियट, तो टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड की रचना की, यानी कि ए का 3 और बी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अरस्तु पेरिपोएटिकेस, कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी उसका मिलान करके आपको बताना है। तो जैसा कि भारत बंधु जो पत्रिका है वो आपके अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी, कि यानी कि ए का 3, ए का 3 आपके 2 ऑप्शन में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा और आपका ऑप्शन नंबर चौथा खत्म हो गया। उसके बाद बी का 4 देश हितैषी अजमेर। उसके बाद सी का शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतक आपके जबलपुर से प्रकाशित होती थी, तो सी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डी का 2 भारतेंदु वृंदावन। आइए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। कामायनी एक पुनर्विचार, तो ये तो सब लोग जानते हैं कि कामायनी एक पुनर्विचार किसका है, तो ये मुक्तिबोध का है, यानी कि डी का 3, और डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। और भविष्य के लिए मिलान कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य मैनेजर पांडे का है। स्नेह को मार्ग इमरे बंगा का है। अकथ कहानी प्रेम की कहानी नई कहानी नामवर सिंह की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो उपन्यास है और किस गांव या शहर का चित्रण है उसको बताना है। तो गोदान में आप लोग जानते ही हैं कि सिमरी और बेलारी का चित्रण है। मैला आंचल में आपके मेरीगंज का चित्रण है। राग दरबारी में शिवपालगंज का चित्रण है। मानस के हंस में चित्रकूट का चित्रण है, यानी कि ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 3 और डी का 2। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है
कौन से नाटक के कौन से पात्र हैं। और ऊपर हम लोग देखिए प्रश्न करके भी आए थे कि जयमाला किसकी पात्र है, तो हम आशा करते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हो पाएगी। अंजू दीदी का कौन पात्र है, आप लोग सबसे पहले वही बताइए। तो ए का आपका तीसरा सही हो जाएगा। ओमी जो है वो अंजू दीदी की पात्र है, तो ए का 3। उसके बाद चंद्रगुप्त की जो पात्र है वो आपकी लीला है। उसके बाद स्कंदगुप्त की जो पात्र है वो जयमाला है, और एक और द्रोणाचार्य का पात्र जो है वो राजकुमार है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें सबसे सरल आपको मिलेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोटज लिखा है, यानी कि बी का 3। ठीक है, तो बी का 3 आप लोग मिलान करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन में बी का 3 दिखेगा, एक ये और एक ये। उसके बाद यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो ये देखे होंगे कि ये जो तुम चंदर और हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र का है, यानी कि डी का 2। तो डी का 2 आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र का मनोयोग हो जाएगा, और उसके बाद सरदार पुर सिंह का सच्ची वीरता हो जाएगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इस वर्ष जो 2022 दिसंबर का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें आपके मिलान वाले प्रश्न बहुत आए थे, बहुतायत मात्रा में आए थे। तो इसमें जैसे आपका 1-2 प्रश्नों को अगर जानते हैं कि इसको किसने लिखा या ये किससे संबंधित है, तो आप ज़्यादातर प्रश्नों को सही कर सकते थे। अब जैसे यहीं देख लीजिए कि ठंडा लोहा किसका है, तो सिंपल सी बात है कि ठंडा लोहा हर जगह पूछा गया प्रश्न है, तो ये धर्मवीर भारती जी का है, और सी का 2 आपके 2 ऑप्शन में है, यानी कि आपका ये और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकाल में सारस किसका है, तो सभी लोग जानते हैं कि अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है। तो इस तरह से आपका ए का 4 हो जाएगा। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का ए का 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वन पाखी सुनो नरेश मेहता का है, अब बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगुड़ी का है। आइए हम आगे देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। रेखा चित्रों के मुख्य पात्र और सहयोगी पात्र, और आपको बताना है कि मतलब किस रेखा चित्र के कौन से सहयोगी पात्र हैं। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें, और उसी के ये सभी पात्र हैं। तो आप लोग सही सुमेलित करके बताइए कि कौन से पात्र किसके हैं। तो जैसे कि सुरजी भैया जो रेखा चित्र है उसमें गंगो भाई हैं। उसके बाद जो मंगर है वो झकोलिया उसका मुख्य पात्र है, सहयोगी पात्र। रजिया में तो हसन है, और देव में कुनकुन है। तो यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो ये उपन्यासों को क्रम वाइज लगाना है। आपके सामने भगवती चरण वर्मा के उपन्यास दिए गए हैं और उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भूले बिसरे चित्र है, इसको वर्मा जी ने 1959 में लिखा था। उसके बाद जो चित्रलेखा है ये 1934 में लिखा गया। उसके बाद जो आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये 1946 में लिखा गया। सबही नचावत राम गोसाई ये 1970 में लिखा गया। और सामर्थ्य और सीमा 1962 में लिखा गया।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपका चित्रलेखा है यानी कि बी ऑप्शन, उसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं यानी सी, देखिए बी और सी इसमें भी है। उसके बाद तीसरा पे भूले बिसरे चित्र ए, इसमें भी है। उसके बाद आपका हो जाएगा सामर्थ्य और सीमा यानी कि ई 1962। उसके बाद डी यानी कि सभई नचावत राम गोसाई 1970। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। इसमें देख रहे हैं कितना नज़दीक तक प्रश्न पूछा गया है, यानी कि आपके 3 ऑप्शन तैयार होने के बाद भी आप सही उत्तर का चयन नहीं कर पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आत्मकथाएं, दलित आत्मकथाएं दी गई हैं और इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो आप लोग कोशिश करिए। जैसा कि मेरी पत्नी और भेड़िया, ये धर्मवीर भारती जी का आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। तो इसको इन्होंने 2009 में लिखा था। उसके बाद आपका मुर्दैया है, तुलसी राम ने इसको 2010 में लिखा था। उसके बाद शिकंजे का दर्द है, तो सुशीला टोंकभौरे ने इसको 2011 में लिखा था। उसके बाद झोपड़ी से राजभवन तक है, तो इसको माता प्रसाद गुप्त ने 2000 में लिखा था। उसके बाद दोहरा अभिशाप है। दोहरा अभिशाप जो है इसको कौशल्या वैसंती ने 1999 में लिखा था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपका 1999 यानी कि ई ऑप्शन, उसके बाद झोपड़ी से राजभवन तक डी, उसके बाद मेरी पत्नी और भेड़िया ए, ई डी और ए, उसके बाद बी मुर्दैया और उसके बाद शिकंजे का दर्द। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बीन भी हूँ मैं गीत के में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं। इन्हें गीत के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये तो बहुत लेंदी प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि कोई गीत अगर याद हो तब तो हम ये लगा सकते हैं कि हाँ चलिए ये इसके क्रम में है। अब इसमें जिन चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है उसको भी बताना है कि पहले से बाद के क्रम में क्या क्या था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि पहले तुम्हारी रागिनी, उसके बाद कुलहीन प्रवाहिनी, उसके बाद अखंड सुहागिनी, उसके बाद सुनहली दामिनी, उसके बाद स्मृति की चांदनी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जैसा कि ये हमारे सिलेबस के ही उपन्यास हैं, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है 1946 में लिखा गया, जिंदगी नामा 1979 में, गोदान 1936 में, राग दरबारी 1968 में, तमस 1973 में। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा गोदान यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद आपका हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा और ए ऑप्शन। इस तरह से ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और डी राग दरबारी, ई तमस और बी जिंदगी नामा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जैसा कि सबसे पहले पोत पे ये लोग रहते हैं, आपस में टकराते हैं, इसका वर्णन हम लोगों को सबसे पहले मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जू का काटना, ये सबसे पहले इसी का जिक्र मिलता है। उसके बाद बुद्धगुप्त और नायक के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है। जब ये काट लेता है, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, तो इस दोनों के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद ये लोग चंपाद्वीप पे पहुंचते हैं, चंपा दीपक जलाती है। इसके बाद आपका चंपा और जया द्वारा नौका विहार होता है और लास्ट में दीपोत्सव मनाया जाता है।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए स्कंदगुप्त नाटक आप पढ़े हैं, उसके बाद पहले अंक का आपको पूरा अंक याद है, तब तो आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और इसमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो संवादों का क्रम है वो पहले से बाद के क्रम में कैसे आया हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का शोक नहीं है, कल्पना का लोक नहीं है, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय धर्म है, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद कितना कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है, ये चौथे पे हो जाएगा। और पुरुष है, कौतूहल है और प्रश्न और स्त्री है विशेषण उत्तर और सब बातों का समाधान, ये अंतिम में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निबंध मजदूरी और प्रेम में जो शीर्षक हैं उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो मजदूरी और प्रेम आप लोग निबंध पढ़े होंगे और उनके शीर्षकों को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। तो उसमें सबसे पहले जो शीर्षक आता है वो हल चलाने वाले का जीवन जो है, ये सबसे पहले आता है। उसके बाद आपका गरणीय का जीवन आता है, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद आपका मजदूरी और कला आती है तीसरे नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका मजदूरी और प्रेम आता है और पाँचवें नंबर पे मजदूरी और मजदूरी आती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि सी आपके लास्ट में इसी में है और सी मजदूरी और मजदूरी पाँचवें नंबर पे आती है। आइए हम आगे देखते हैं। अरे आयावर रहेगा याद निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अरे आयावर रहेगा याद में जो भाग दिए गए हैं कि वो यात्रा वृत्तांत में अज्ञे जी ने किन किन भागों को शामिल किया है पहले से बाद के क्रम में, उसको आपको लगाना है। तो परशुराम से तुरखम एक टायर की राम कहानी, ये सबसे पहले आपकी आती है। तो डी आपका सबसे पहले हो जाएगा और डी आपके दो ऑप्शन में है। उसके बाद आपका किरणों की खोज में ये दूसरा हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाता है। और उसके बाद देवताओं के अंचल में, उसके बाद मौत की घाटी में, उसके बाद एलूरा। कथन और तर्क से प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करना है। तो आपके सामने कथन दिए गए हैं कि जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। बिल्कुल। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक में राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। ये दोनों सही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना को लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। तो ये सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। ये दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पूछा गया प्रश्न है।
नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापकता अर्थवत्ता है, उसे दया या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। दूसरा है कि परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोनों कथन दिए गए हैं और सही कथन का आपको चयन करना है। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। ये बिल्कुल सही है। सरस्वती के रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। तो ऐसी बात नहीं है, दबाव मानते थे। तो इस तरह से पहला कथन सही है, दूसरा गलत। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं और आपको सही कथन का चयन करना है। पहला है कि प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। बिल्कुल। गोदान उपन्यास के में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहते हैं। तो ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और इसके बाद अंतिम प्रश्न होगा। दोनों कथन दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है। सिंदूर की होली नाटक दुखांतक की परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों का जगतजन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। बिल्कुल। सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। ये भी सही है। तो दोनों सही है। आगे हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही का चयन करना है। कि शिवशंभू के चिट्ठे से संबंधित कथन है। इन चिट्ठों में 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम पर और 2 चिट्ठे लॉर्ड मिंटो के नाम पे हैं। तो अगर आप ये निबंध पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फलूर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। तो ये भी सही है। इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद ये देखिए, अपठित गद्यांश से प्रश्न है और अपठित गद्यांश पर कैसे पेपर में हल किया जाए इसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये अपठित गद्यांश के प्रश्नों को देख सकते हैं और उसके आधार पे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन होता है। आपको 20 नंबर सिर्फ गद्यांश को हल करने पर ही मिल जाते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हल करिएगा। बाकी दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।